हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, पहले हम बात करेंगे संरक्षी बल के बारे में। इसके बारे में संरक्षी बल के बारे में देखिए, संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते, जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते अपितु अंतिम स्थिति, अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? आपके संरक्षी बल कहलाते हैं। अब इसे हम एक अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माना यह आपका एक कण है और यह जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति का नाम है ए, और इसे कुछ मार्ग तय करते हुए इस बी स्थिति पर पहुंचना है। इसे क्या करना है? बी स्थिति पर पहुंचना है। तो यह बहुत प्रकार से तय कर सकता है, या तो वह ऐसा चले जाए, या तो वो ऐसा चले जाए, या तो वो ऐसा चले जाए, या तो वो ऐसा चले जाए। ऐसा बहुत तरीके से वो जा सकता है और इस स्थिति ए से स्थिति बी तक पहुंच जाएगा। अब यदि इस कण पर, जो कि स्थिति ए पर है, संरक्षी बल आरोपित हो, तो इसका जो भी कार्य होगा, मान लो जब आपका कण जिसके ऊपर संरक्षी बल आरोपित हो रहा है वह इस मार्ग से जा रहा है, तो जो कार्य करेगा उसे हम मान लेते हैं W1। अब आपका वही कण जब बिंदु ए से बिंदु बी तक, जो उसकी स्थिति है, तक इस मार्ग से जाता है, तो उसका हम जो कार्य वो मान लेते हैं W2। उसी प्रकार इस मार्ग में से जब वो जाएगा तो कार्य मान लेते हैं W3, और जब इस मार्ग से जाएगा तो हम कार्य मान लेते हैं आपका W4। हम कार्य कितना मान लेते हैं? आपका W4 मान लेते हैं। तो संरक्षी बल यदि इस कण पर आरोपित हो रहा है और ऐसे विभिन्न कार्य प्राप्त हो रहे हैं, तो W1, W2, W3, W4, तो संरक्षी बल के लिए आपका ये सभी कार्य कैसे होंगे? बराबर आएंगे। W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4। ये सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात देखिए, यहाँ जो आपका कण था जिस पर संरक्षी बल आरोपित हो रहा था, उसे अंतिम स्थिति बी तक पहुंचना था, तो वो चाहे ये मार्ग तय करे या ये मार्ग तय करे या ये मार्ग तय करे या ये मार्ग तय करे, जो उसका कार्य है वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आपका पथ क्या है, इस बात पर निर्भर कर रहा है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या है। यदि हम अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को बदल दे, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को बदल दे, तो आपका जो कार्य है वो अलग अलग प्राप्त होगा, किंतु आप पथ को कितना ही बदल ले, यदि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति वही है, तो आपका जो भी कार्य होगा वो कैसा रहेगा? सदैव समान रहेगा। ये होता है संरक्षी बल। अर्थात संरक्षी बल जिस भी कण के ऊपर आरोपित होते हैं, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, अपितु अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। दैट्स क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं असंरक्षी बल के बारे में। असंरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो कि पथ पर निर्भर करते हैं। अर्थात यदि किसी कण पर आपका असंरक्षी बल आरोपित है और उसे आपने कार्य कराया, उसे आपने क्या करवाए? अलग अलग कार्य करवाए और उसका पथ अलग अलग रखे हो, तो वो अलग अलग कार्य भी करेगा, तो जो कार्य आएंगे वो अलग अलग ही प्राप्त आएंगे, कभी भी सेम टू सेम प्राप्त नहीं होंगे। माना आपका यह क्या है? एक कण है और ये उसकी अंतिम स्थिति है, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति, ये था कण और स्थिति ए पे था और इस स्थिति बी में जाना है।
अब इसे हमने पहले बार यहां से जाने बोले तो कार्य मान लेते हैं आपका W1 है, कार्य कितना मान लेते हैं W1 है। उसे हमने अब यहाँ से जाने बोले, उसे कहां से जाने बोले, यहाँ से मान जाने बोले तो उसका कार्य मान लेते कितना है W2 है। उसे हमने बोले यदि उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस मार्ग को क्या करे फॉलो करे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कार्य कितना लगा W3 लगा। तो यदि इस कण पर असंरक्षित बल आरोपित हुआ है तो कभी भी जो आपका W1 है वो कभी भी W2 के बराबर प्राप्त नहीं होगा और W2 भी कभी भी W3 के बराबर प्राप्त नहीं होगा। ये बात सदैव याद रखिएगा। अर्थात यदि किसी कण पर असंरक्षित बल आरोपित हो रहा है तो यदि आपने उसका पथ बदल दिए, यदि आपने उसका पथ बदल दिए तो आपका कार्य भी क्या होगा अलग अलग प्राप्त होगा। यही क्या होते हैं असंरक्षित बल होते हैं। अब हम संरक्षित बल के उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए संरक्षित बल के जो उदाहरण है उनमें एक प्रमुख उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, संरक्षित आपका बल है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल आपका कैसा है, संरक्षित बल है। ये कैसा है, संरक्षित बल है। साथ ही साथ आपके जितने भी केंद्रीय बल होते हैं, कैसे बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, वे सभी क्या है, संरक्षित बल है। तो यह संरक्षित बल के कैसे है, प्रमुख उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संरक्षित बल के प्रमुख उदाहरण कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बल और सभी केंद्रीय बल। देखिए केंद्रीय बल का अर्थ होता है ऐसे बल जो कि केंद्र की ओर रहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यह आपका कण है और यह वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वृत्त जैसा नहीं बना, थोड़ा अंडाकार बना, किंतु आप इसे समझ लीजिए वृत्ताकार मार्ग है। तो उस पर आप सभी जानते हैं केंद्र की ओर एक बल आरोपित होता है, केंद्र की ओर एक बल आरोपित होता है उसकी। यदि वो ऐसे गति करते रहता है तो केंद्र की ओर क्या आरोपित होता है, बल आरोपित होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। जिसे हम कौन सा बल कहते हैं, आपका अभिकेंद्री बल कहते हैं, जो कि वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर लगता है किसी भी कण पर। तो यह अभिकेंद्री बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है, क्योंकि इसकी दिशा केंद्र की ओर है। यदि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की भी, तो यदि यह माना आपकी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। अब यदि इस वस्तु को हम ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर की ओर बल लगा के, तो यह वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, किंतु जो प्रत्युत गुरुत्वाकर्षण बल है इसे नीचे की ओर खींचेगी, जिससे कि वस्तु नीचे की ओर गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से ऊपर उछलेगी और कुछ समय पश्चात नीचे आने का क्या करेगी, प्रयास आएगी। तो एक किस दिशा में आने का प्रयास कर रही है, नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो ऐसे जितने भी बल जिनकी दिशा केंद्र की ओर होती है वो सभी क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। और जितने भी केंद्रीय बल है वो किसके उदाहरण है, संरक्षित बल के उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं असंरक्षित बल के उदाहरण के बारे में। असंरक्षित बल के उदाहरण के बारे में देखिए, पहला तो आपका घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाके देख सकते सजेस्टेड वीडियो में। एक होता है घर्षण बल जो कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, और दूसरा होता है आपका सियान बल। दूसरा क्या होता है आपका, सियान बल। सियान बल के बारे में आप क्लास 11th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 है, वहां आप सियानता के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, सियानता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस सियानता के अंतर्गत ही सियान बल आता है। तो सियान बल और घर्षण बल आपके कैसे बल है, असंरक्षित बल है। अब हम संरक्षित बल और असंरक्षित बल का एक सबसे प्रमुख गुणधर्म के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो संरक्षित बल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो यह है कि एक पूर्ण चक्र में, यदि हम एक पूर्ण चक्र की बात करें तो जो नेट कार्य आता है संरक्षित बल के लिए वो कितना आता है, आपका 0 प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी कण पर संरक्षित बल आरोपित हो रहा है और यदि वह एक पूर्ण चक्र लगा देता है तो उसके द्वारा जो नेट बल आएगा, नेट कार्य आएगा, परिणामी कार्य आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
मान लेते हैं यह आपकी क्या है, पृथ्वी की सतह है और इस पर एक m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। अब इसे हमने, अब इस पर हम मान लेते हैं कौन सा बल आरोपित है, संरक्षी बल। और संरक्षी बल का एक सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात जो आपका mg होगा, जो नीचे की ओर लगेगा, यहाँ जो नीचे की ओर लगेगा आपका mg, वो किसकी भांति कार्य करता है, आपके गुरुत्वाकर्षण बल की भांति कार्य करता है। अब हम इसे इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध h ऊंचाई में ले जाते हैं और इसे यहां तक ला देते हैं। तो इसे क्या करते हैं, हम यहां तक ला देते हैं, अर्थात h ऊंचाई में पहुंचा देते हैं। अब देखिए यहाँ बल भी नीचे की ओर लगा था और हमने इस बल के विरुद्ध इसका विस्थापन h ऊंचाई पर किया था। यहाँ कोई ना कोई कार्य है तो हम क्या निकाल लेते हैं, अब कार्य निकाल लेते हैं। तो आपका कार्य कितना निकल जाएगा, यहाँ से देखें तो आपका जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F S cos थीटा, कितना होता है आपका F S cos थीटा। तो इस स्थिति में जो आपकी स्थिति है, इसमें आपका F क्या है, mg, और आपका विस्थापन कितना है, S, वो है h, और आपका cos जैसा का वैसा। थीटा क्या होता है, इस बल और विस्थापन के मध्य कोण। देखिए इस mg और h के मध्य कोण कितना है, देखिए आपका h है ऊपर की ओर और mg है नीचे की ओर। देखिए यहाँ कितना कोण बना है, आपका 180 डिग्री का कोण बना है। कितना बना है, 180 डिग्री का। अर्थात इस mg और h के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री का है। यहाँ कोण कितना है, 180 डिग्री का। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आपका आ जाएगा mg h -1। तो आपका फाइनली जो कार्य निकल के आ गया वो कितना आ गया, -mg h। आपका कार्य कितना निकल के आ गया, -mg h। ओके, इतना निकल के आ गया आपका। अब हम ये जो हमने इसे h विस्थापन करते हुए ऊपर ले गए थे, अब हम इसी को, ये जो आपकी वस्तु है, इसको नीचे की ओर वापस लाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से आपकी स्थिति बनेगी। देखिए ये था आपका पहला कार्य जब हम इसे ऊपर ले गए थे। अब आपकी वस्तु यहाँ पहुंच चुकी है जिसका द्रव्यमान कितना था, n था। अब इसे हमने इस वस्तु पर भी नीचे की ओर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसे हम mg भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अब इसे हमने पिछली स्लाइड में आपने देखे थे कि हमने इसे h दूरी तय करते ऊपर ले गए थे। अब हम इसे h दूरी नीचे ला रहे हैं, जो h विस्थापन था उसे क्या ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। अर्थात इसे हम h विस्थापन नीचे ला रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या कार्य होगा वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका W क्या होता है, यदि हम देखें तो आपका W होता है आपका F S cos थीटा। देखिए यहाँ जो आपका W निकल जाएगा, यहाँ हम W1 का मान लिख लेते हैं। आपका W1 का मान आया था आपका -mg h। ओके, अब यहाँ जो आपका W निकलेगा उसे क्या मानते हैं, W2। पहले उसे यहाँ से हमने ऊपर ले गए, उसे ऊपर से नीचे ला रहे। जब हम नीचे से ऊपर ले गए थे तो आपका कार्य निकला -mg। जब ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो आपका कार्य मान लेते हैं हम W2 है। तो क्या आपका बल कितना है, नीचे की ओर लग रहा है mg, और आपका विस्थापन कितना है, उसे हम h विस्थापन तय करते हुए नीचे ला रहे हैं। देखिए तो कितना आपका विस्थापन h cos जैसा का वैसा। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, जो थीटा है, थीटा क्या होता है, f और s के मध्य का कोण, या mg और h के मध्य का कोण कितना है, जरा ध्यान से देखिए। जो आपका mg है उसकी भी दिशा नीचे की ओर, h की भी दिशा नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यदि यह विपरीत होते तब होता 180 डिग्री, जब यह एक ही दिशा में, तो यहाँ कोण कितना होगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ cos 0 आ जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका आ जाएगा mg h into 1। तो फाइनली आपका जो W2 निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका W2 निकल के mg h।
अब देखिए इस वस्तु को हमने पहले यहाँ थी तो उसे हमने ऊपर ले गए तो ये हो गया आपका अर्धचक्र। अब इस ऊपर जब वस्तु थी उसे हमने नीचे लाए तो ये होगा अर्धचक्र। तो ये हो गया बाकी का अर्धचक्र चक्र। तो पहला अर्धचक्र धन दूसरा अर्धचक्र एक पूर्ण चक्र। तो एक पूर्ण चक्र में आपका डब्ल्यू नॉट क्या होता है, शून्य होता है यदि आपके कण के पास संरक्षक बल आरोपित हो रहे हैं। तो आपका जो ये वस्तु थी प्रारंभिक स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा था और अभी भी गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा है। अब हम इस W1 और W2 को जोड़ के देखते हैं। तो W1 प्लस W2 बराबर आपका क्या निकल जाएगा, आपका W नेट निकल जाएगा आपका। बिल्कुल। तो देखिए आपका W1 कितना है -mgh प्लस आपका W2 कितना है mgh और आपका W नॉट जैसे का वैसे रहेगा। बताइए -mgh प्लस mgh कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है आपका, 0 होता है। तो बताइए आपका जो W नेट है, जो आपका W नेट है वो कितना निकल के आ गया, आपका 0 निकल के आ गया। अर्थात एक पूर्ण चक्र में यदि आपके कण पर संरक्षक बल आरोपित हो रहा है तो आपका W नेट कितना निकल के आ जाता है, 0 निकल कर आ जाता है। यदि आपके कण पर असंरक्षित बल आरोपित हो रहा है तो एक पूर्ण चक्र के लिए आपका W नेट 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह आपकी सतह और यह इस सतह पर रखा है आपका m द्रव्यमान का एक कण और यह v वेग से आगे की ओर गति कर रहा है और यह स्थिति 2 पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है और यह इसमें h विस्थापन तय कर रहा है। कितना विस्थापन, h विस्थापन तय करते हुए यहाँ वह पहुंच जाएगा। जब यह जो आपकी वस्तु है जब आगे की ओर जाएगी, इस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करेगी h विस्थापन तय करते हुए, तो इसकी गति की जो दिशा है उसके विपरीत एक बल कार्य करेगा। उस बल का नाम आप सभी जानते हो, कौन सा बल होगा आपका, हम मान लेते हैं स्मॉल f बल। और इस स्मॉल f के बल का मान क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो ये आपका घर्षण बल लग रहा है और आपका विस्थापन आगे की ओर है। अब देखिए बल भी लग रहा है पीछे की ओर, विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो अब हम वो कार्य देख लेते हैं। तो आपका कार्य का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F S cos थीटा। तो बताइए यहाँ आपका F का कितना मान है, स्मॉल f घर्षण बल जो लग रहा है। आपने विस्थापन कितना तय किया, S। अब देखिए cos जैसा का वैसा, थीटा क्या होता है, F और S के मध्य का कोण। अब देखिए इस F और S के मध्य का कोण कितना है, देखिए ये हो गया आपके F और ये हो गया आपका S। इसी दिशा में कोण कितना बना है, 180 डिग्री। तो बताइए कोण कितना है, 180 डिग्री है। आपका कोण कितना है, 180 डिग्री है। इसे हम मान लेते हैं जो वर्क है आपका वो कितना है, आपका W1। यहाँ वर्क कितना है, आपका W1 है। तो Fs cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, -Fs। कितना आ जाएगा आपका W1 का मान कितना आ जाएगा, आपका -Fs। ये हो गया आपका एक अर्धचक्र हो गया ये आपका। अब यह वस्तु जो यहाँ पर पहुंच चुकी है, अब इसे हम पुनः वेग v गति से h विस्थापन तय करते हुए वह इस स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो इस स्थिति में भी इस गति की दिशा जो कि कितनी है आपकी, v है, वो भी आगे की ओर, तो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल। अर्थात यहाँ बल भी लग रहा है, विस्थापन भी तय कर रहा है, अर्थात कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है F S cos थीटा। कितना होता है आपका, F S cos थीटा। अब यहाँ आपका ये कैसे रहता है, F S cos थीटा। तो यहाँ बताइए आपका जो बल है, जो आपका F है वो कितना है, आपका घर्षण बल है जिसे हमने स्मॉल से प्रदर्शित किया है। अब देखिए जो आपका विस्थापन है वो कितना है, अभी S है, cos जैसा का वैसा, थीटा क्या होता है, F और S के मध्य का कोण। देखिए जो आपकी F की दिशा है वो इस बार इस दिशा में और S की दिशा इस बार इस दिशा में, तो इस स्थिति में के बाद कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ भी आपकी घर्षण और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री का कोण है।
फास्फोरेटिक वैल्यू -1 होती है तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा -Fs। इसे मान लेते हैं W2। आपका W1 कितना आया था, W1 में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आया था -Fs आया था। अब यदि हमें W नेट निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W नेट बराबर W1 प्लस W2। आपके W1 का मान कितना है -Fs, आपके W2 का मान कितना है -Fs, प्लस माइनस माइनस तो -Fs माइनस -Fs -2Fs। देखिए इस वस्तु पर असंरक्षित बल आरोपित हो रहा था, तो यदि हमने एक पूर्ण चक्र के लिए देखते अर्ध चक्र में यहाँ से यहाँ गया और शेष अर्ध चक्र के यहाँ से यहाँ गया तो एक पूर्ण चक्र हुआ, तो इनका जब हम नेट कार्य निकाले, क्या निकाले, इसका हम नेट कार्य निकाले तो वह शून्य नहीं आया। यही किसकी प्रॉपर्टी होती है, असंरक्षित बल की एक प्रमुख प्रॉपर्टी होती है। तो आज की वीडियो में बात की संरक्षित बल क्या होते हैं, असंरक्षित बल क्या होते हैं, उनके उदाहरण के बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में, उनका एक प्रमुख गुण धर्म के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू।